एक मिशन के दौरान जहां एक महिला को एक डीमन से बचाने की कोशिश की जा रही थी, विंड हासिरा सानेमी और सर्प हासिरा ओबोनाई इगुरो को इन्फिनिटी कैसल का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। इसके बाद कहा गया उबुयाशिकी की पत्नी अमाने द्वारा बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में सभी हासिरा इकट्ठा होते हैं। वहां वे मित्सुरी और मुइचीरो पर हुए निशानों पर चर्चा करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सेंगोकू एरा के डीमन स्लेयर से जुड़े हैं। मुइचीरो अपने अनुभव साझा करता है कि किन शारीरिक अवस्थाओं में यह निशान प्रकट हुआ था, ताकि अन्य हासिरा भी इसे प्राप्त कर सकें। उधर यह जानते हुए कि मुजान की सूजी नेजुको को हासिल करने की कोशिश करेगा, कोर ने हासिरा ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया, ताकि सभी डीमन स्लेयर्स को आने वाली भयंकर लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। हर हासिरा अपनी अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से सैनिकों को सशक्त बनाएगा। हालांकि वाटर हासिरा ग्यू टोमियोका इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है। इसी बीच छिपकर रह रहे तामायो के पास कागेया का कागुसाई कौवा पहुंचता है, जो उसे डीमन स्लेयर कोर से हाथ मिलाने और शिनोबू कोचो के साथ काम करने का संदेश देता है। तामायो यूशिरो को बताती है कि वह अब कोर के साथ मिलकर काम करेगी। तांजीरो को पता चलता है कि ग्यू हासिरा ट्रेनिंग में भाग नहीं ले रहा है। कागया तांजीरो से अनुरोध करता है कि वह जाकर ग्यू से बात करे। कई बार ठुकराए जाने के बावजूद तांजीरो हार नहीं मानता। अंततः ग्यू अपने दिल का दर्द साझा करता है। वह खुद को हासिरा मानने से इनकार करता है, क्योंकि जब वह छोटा था तब उसने एक हमउम्र लड़के साबितो के साथ ट्रेनिंग की थी। फाइनल सिलेक्शन के दौरान साबितो ने वहां मौजूद लगभग हर डीमन को हरा दिया, लेकिन केवल वही मारा गया। दूसरी ओर गियू खुद एक भी राक्षस नहीं मार सका, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। यह यादें उसे अपराध बोध में डुबोती रहीं। तांजीरो के समझाने की कोशिशों से गियू को साबितो की कई बातें याद आ जाती हैं। अपनी बहन के बलिदान को याद रखना, जिसने उसे एक राक्षस से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। गियू समझ जाता है कि वह अपने अतीत को भूलना दरअसल अपने दुख से बचने का तरीका था, और इसी एहसास के साथ वह अंततः ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। उधर शिनोबू कोचो यह महसूस करती है कि अब समय आ गया है कि वह कनाओ को उस राक्षस के बारे में अपनी योजना बताए, जिसने उसकी बड़ी बहन की हत्या की थी। ठीक होने के बाद तांजीरो हासिरा ट्रेनिंग में शामिल होता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से टेंजन उजुई से और उसकी पत्नियों से होती है। ट्रेनिंग का पहला चरण होता है फिटनेस और स्टेमिना का परीक्षण, जहाँ तांजीरो अपनी बेहतरीन सहन शक्ति और ताकतों से सबको पीछे छोड़ देता है। रात में जब दो डीमन स्लेयर्स गश्त पर होते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि एक रहस्यमयी निशान लगे हुए आग के आकार के जीव उन्हें चुपचाप देख रहे हैं। उधर ओबोनाई इगोरो और शानेमी आपस में उस इन्फिनिटी कैसल की घटना पर चर्चा करते हैं, और इस बात पर भी कि डीमंस की गतिविधियां अब कम हो गई हैं। शायद यह तूफान से पहले की शांति है। इसके बाद सानेमी ओबोनाई को द्वंद्व के लिए ललकारता है, और ओबोनाई चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक विशेष ट्रेनिंग के लिए टेंजन खुद डीमन की भूमिका निभाता है, और सभी प्रशिक्षुओं को उसे हराने की कोशिश करनी होती है। अपनी जबरदस्त ताकत और गति के बावजूद तांजीरो मुकाबला करता है, और बाकी सभी को संगठित करके टेंजन को चारों ओर से घेरने के लिए प्रेरित करता है। टेंजन की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वह तांजीरो को अगले चरण पर जाने की अनुमति देता है, मुइचीरो टोकिटो की ट्रेनिंग। मुइचीरो का चरण होता है तेज गति की ट्रेनिंग। वहाँ तांजीरो देखता है कि मुइचीरो प्रशिक्षुओं के साथ बहुत सख्त रवैया अपनाता है। चोट लगने के बाद भी अभ्यास जारी रखने की सीख दी जाती है। मुइचीरो यह स्वीकार करते हैं कि वह कठोर है, लेकिन उनका मानना है कि युद्ध के मैदान पर भी एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। बाद में मुइचीरो खुद ओबोनाई और सानेमी के साथ रात को ट्रेनिंग करता है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को और निखार सके। वह तांजीरो की तेज सीखने की क्षमता और उसके साथ मुकाबला करने की योग्यता से प्रभावित होकर उसे अगले चरण पर जाने देता है। हालांकि जाने से पहले तांजीरो
उसे कागज के हवाई जहाज उड़ाने की प्रतियोगिता की चुनौती देता है। शर्त यह होती है कि अगर वह जीत गया तो मुइचीरो को प्रशिक्षुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। हालांकि तांजीरो हार जाता है, लेकिन मुइचीरो जब प्रशिक्षु की खुशी से अपने हवाई जहाज उड़ते हुए देखता है तो वह अपना व्यवहार बदलने का निर्णय लेता है। अब बारी होती है मिस्सूरी के चरण की। लचीलापन और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ तांजीरो और बाकी प्रशिक्षु संगीत की धुन पर डांस करते हैं और अपने शरीर को लचीला बनाने की स्ट्रेचिंग करते हैं। मित्सुरी तांजीरो को स्प्लिट्स करने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद तांजीरो पहुंचता है ओबोनाई इगुरु की ट्रेनिंग में। तलवारबाजी। यहाँ उसे दोनों ओर बंधे हुए प्रशिक्षुओं के बीच में खड़े होकर लकड़ी की तलवार से स्पारिंग करनी होती है। शुरुआत में यह कठिन होता है, लेकिन तांजीरो अंततः सफल होता है और अगले चरण की ओर बढ़ता है। सानेमी की ट्रेनिंग, जहाँ जेनित्सु पहले से मौजूद होता है। सानेमी, जिसे तांजीरो बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्रूरता से उसे पीटता है। वह प्रशिक्षुओं को काढ़ा बनाने के लिए ऐसा करता है। बाद में गेन्या अपने भाई सानेमी की स्वीकृति पाने की कोशिश करता है और बताता है कि वह राक्षसों को खाता है ताकत पाने के लिए। सानेमी गुस्से में उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो और सानेमी के बीच टकराव हो जाता है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सानेमी की ट्रेनिंग स्थगित कर दी जाती है। अब तांजीरो और जेनित्सु पहुंचते हैं आखिरी चरण पर, ग्योमी हिमेजिमा की ट्रेनिंग। यह चरण होता है लोअर बॉडी को मजबूत करना। ट्रेनी को एक झरने के नीचे खड़ा रहना होता है, 3 भारी लकड़ियों को उठाना होता है और एक बड़ा पत्थर को लगभग 100 मीटर दूर तक ढकेलना होता है। तांजीरो और जेनित्सु यहाँ इनोस्के और अपने पुराने दोस्त मुराटा से मिलते हैं। पहले 2 कार्यों को पूरा करने के बाद भी तांजीरो पत्थर को हिला नहीं पाता। चरण की कठिनाई को देखते हुए कई ट्रेनी हार मान लेते हैं और अपनी उम्मीदें तांजीरो पर छोड़ देते हैं। उधर गेन्या बताता है कि इस कार्य के लिए ज़रूरी होती है रिपीटेटिव एक्शन की टेक्निक। इसमें व्यक्ति को अपनी गहरी यादों पर ध्यान केंद्रित करना होता है ताकि उसकी ताकत और एकाग्रता बढ़ सके। तांजीरो अपने परिवार की यादों और क्यूजारो रेंगोकू के अंतिम शब्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस एकाग्रता के कारण वह डीमन स्लेयर मार्ग को जागृत कर पाता है और भारी चट्टानों को हिलाने में सफल हो जाता है। उधर बीवा डीमन नाकी में मुजान के आदेश पर अब तक 60% डीमन स्लेयर्स का पता लगा चुकी है। मुजान अब नेज़ुको और कागया उबुयाशिकी को खोजने के लिए बेताब है। जब तांजीरो अंतिम चरण पूरा कर लेता है तो ग्योमी हिमेजिमा उसकी सराहना करता है। ग्योमी कहता है कि उन्हें तांजीरो पर कोई संदेह नहीं है। तांजीरो यह समझ नहीं पाता तो ग्योमोई अपना अतीत साझा करते हैं। ग्योमेई कभी एक भिक्षु थे जो अनाथ बच्चों की देखभाल करते थे। एक रात एक बच्चा मंदिर से बाहर चला गया और एक राक्षस से सामना हो गया। उस बच्चे ने राक्षस को यह विश्वास दिलाया कि बाकी बच्चों को मारने के बाद वह उसे छोड़ दे। राक्षस ने सभी बच्चों की हत्या कर दी सिवाय एक लड़की के। ग्योमेई ने उस राक्षस से संघर्ष कर उस लड़की को बचाया, लेकिन बाद में उस लड़की की गवाही को गलत समझ लिया गया और ग्योमेई को जेल में डाल दिया गया। इससे ग्योमेई का भरोसा इंसानों से उठ गया था, लेकिन अब तांजीरो को देखकर उन्हें उसके ईमानदार स्वभाव पर विश्वास हो गया है। ग्योमेई की ट्रेनिंग पूरी कर तांजीरो गियो तोमियोका की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जेनित्सु से होती है, जो काफ़ी गंभीर और शांत हो गया है। उसने हाल ही में एक चिट्ठी पढ़ी जिसने उसे बदल दिया। तांजीरो गियो और सानेमी के बीच द्वंद्व को देखता है, लेकिन जब वह शांति बनाने की कोशिश करता है तो सानेमी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सानेमी को नाकिमे की आंखें दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि डीमन स्लेयर कोर में सेंध लग चुकी है। उसी समय मुजान किबुत्सुची सीधे उबुयाशी हवेली में प्रवेश करता है, जहां वह कागया उबुयाशिकी का सामना करता है। कागया मुजान को बताता है कि उसका ही अपराध उसके खून में फैले श्राप की वजह से है, क्योंकि वह उबुयाशिकी वंश का हिस्सा था और डीमन बनने के कारण उसका परिवार श्रापित हो गया है। मुजान उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है और कहता है
कि वह ज़रूर नेज़ुको को ढूंढ निकालेगा, लेकिन कागया उसे भरोसा दिलाता है कि वह असफल होगा, क्योंकि मुज़ान की अमर बनने की इच्छा इंसानों के गुस्से और जीवित रहने की इच्छा के सामने कुछ नहीं है। जैसे ही हासिरा हवेली पर पहुंचते हैं, चारों ओर विस्फोट हो जाता है। कागया और उसके अधिकांश परिवार खुद का बलिदान कर देते हैं ताकि मुज़ान को चकित किया जा सके। इसी बीच तमायो प्रकट होती है और मुज़ान को इंसान में बदलने वाली दवा का इंजेक्शन दे देती है। वह फिर ग्योमेई को संकेत देती है और वह अपनी गदा से मुज़ान का सिर धड़ से अलग कर देता है। हालांकि मुज़ान तुरंत अपने घाव भर लेता है और ग्योमेई से लड़ने लगता है, तभी तांजीरो और सभी हासिरा वहां पहुंचते हैं और उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नाकिमे इन्फिनिटी कैसल के दरवाजे खोल देती है और सब उसके अंदर खिंच लिए जाते हैं। दूसरी ओर पूरे पहाड़ में मौजूद सभी सक्रिय डीमन स्लेयर्स गेन्या, इनोस्के, मुराता, कानाओ और जेनित्सु भी अचानक से उस रहस्यमयी महल में खिंच जाते हैं और वहाँ फंस जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।